जी हाँ दोस्त, नमस्कार। हम अपने चैनल तैयारी विद प्रभाकर पे आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आज हम देखते हैं संविधान के अंतर्गत आपको 395 अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा अनुच्छेद वाला सीरीज चल रहा है, इसमें हम एक अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक देखेंगे। 110 अनुच्छेद तक अभी देख चुके हैं, 111 से इस वीडियो में देखेंगे। और 111 से ऊपर जो जाएंगे, जितना इम्पोर्टेंस अनुच्छेद है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपको देखने को मिलेगा और उसके अलावा नहीं दिखेगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 जो है विधेयकों का अनुमति है। जैसे हमारे संसद जो है त्रिपरान्लीय होता है, जिसमें आपको राज्यसभा, लोकसभा, एक राष्ट्रपति का भी शासन होता है। उसमें यदि कोई भी बिल जो है राज्यसभा और लोकसभा से पारित होता है और उसके बाद वो बिल जो है आपको जाते हैं राष्ट्रपति के पास, तो ये जो बिल है ये सही बिल है कि नहीं है, इसका फाइनल डिसीजन जो राष्ट्रपति करते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। तो अनुच्छेद आपको ये 111 जो है, इसी के अंतर्गत राष्ट्रपति जी को शक्ति मिला है। जो ये कोई विधेयक जो आ रहा है ये सही विधेयक है कि नहीं है, उसके बाद ही ये फाइनल डिसीजन इस पर करते हैं। तो अनुच्छेद 111 ये हो गया। अनुच्छेद 112 हो जाएगा आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, तो ये फाइनेंशियल ईयर में एक साल का लेखा जोखा, किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा खर्च करना है सरकार को, जैसे रोड पे कितना खर्च करना है, टैक्स पे कितना खर्च करना है, हॉस्पिटलिटी पे कितना खर्च करना है, सुरक्षा पे कितना खर्च करना है। ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये अनुच्छेद आपको 112 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। इससे आगे 13, 14, 15 ये कोई एग्जाम के हिसाब से सही नहीं है। अनुच्छेद 118 है। अनुच्छेद 118 जो है ये प्रक्रिया के नियम के बारे में आप इसमें देखेंगे। प्रक्रिया का नियम होता है, जैसे आप क्या बोलते हैं, कोई इलेक्शन होता है संसद में, उसका जैसे ये क्या बोलते हैं, अध्यक्ष का इलेक्शन होता है राज्यसभा में, लोकसभा में भी अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, या राज्यसभा का नियम कैसे है, कैसे चलना चाहिए, लोकसभा का नियम कैसे है, कैसे चलना चाहिए, उसका अध्यक्ष का क्या क्या पावर मिला है, उसके माननीय सदस्य को क्या क्या पावर मिला है, इस सब के बारे में जो आपको पढ़ना है अनुच्छेद 118 में आपको देखने को मिलेगा। इससे आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में आपको संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा के बारे में आपको अध्ययन करना है। जैसे संसद में जो हमारे भाषा, टोटल 22 भाषा हमारे संविधान में अभी मान्यता प्राप्त है। इस भाषाओं में संसद आप जो है 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में स्पीच कर सकते हैं। तो संसद में प्रयोग किए जाने वाले भाषा ये 22 भाषा, और उसके साथ साथ भाषा का नियमावली, यानी कि किस प्रकार का भाषा को आपको प्रयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 120 में। इससे आगे 21, 22 नहीं डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 123 में देखेंगे। अनुच्छेद 123 में है संसद विश्रांति काल का राष्ट्रपति का अध्यादेश शक्ति। आप लोग सुने होंगे हमारे संसद जो है राज्यसभा, लोकसभा है, तो उसमें जो है सदन चलती है, जैसे ग्रीष्मकालीन सदन है ना, इसके बाद आपको शरद सदन। तो एक ऐसा भी टाइम आता है जिस टाइम में सदन नहीं चलती है। जिस टाइम में सदन नहीं चलता है लेकिन कोई कानून जो है अति रूप से आवश्यकता है देश के लिए, जो मजबूरी है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जी आपको अनुच्छेद 123 का हेल्प लेकर के उस कानून को अध्यादेश के रूप में पारित कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से समझिए कानून बना करके वो कानून ला सकते हैं जो ये देश के लिए अभी जरूरत है। सांसद उस टाइम में विश्राम में बनते, सांसद अभी चल नहीं रहा, संसद जब नहीं स्थगित रहता है। उसके बाद जो है अनुच्छेद 124 जो है, अनुच्छेद 124 में आपको जो देखने को मिलेगा, इससे आगे का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 124, इसमें है उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक। हाई कोर्ट का जो न्यायालय है इसका स्थापना के बारे में आपको जिक्र है, गठन के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद आपको 124 में देखने को मिलेगा।
अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश का वेतन, जैसे उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके न्यायाधीश यानी कि उनके जज का वेतन के बारे में आपको अनुच्छेद 125 में देखने को मिलेगा, वेतन का जो नियमावली है। अनुच्छेद 126 में जो है आपको कार्य का मुख्य न्यायमूर्ति का नियुक्ति, यानी कि जो मुख्य चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट का हो या आपको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है, उसका जो गठन है, नियुक्ति जो है, आपको अनुच्छेद 126 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 127 में क्या है, तदर्थ न्यायमूर्तियों का नियुक्ति, इसको ध्यान से समझिएगा अनुच्छेद 127 को। अनुच्छेद 127 में यह कहा गया है, यदि किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट को अधिक जजों का आवश्यकता है लेकिन उनके पास उतना जज नहीं है, उस कंडीशन में वो हाई कोर्ट का जो वरिष्ठ जज होंगे उसको जो है आपको सुप्रीम कोर्ट में बैठा करके उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर अधिकार देकर वो काम उनसे कर सकते हैं। ये आपको अनुच्छेद 127 में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का उपस्थिति के बारे में है। जैसे सेवानिवृत्त जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनको जो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश, ये हमारे जो न्यायाधीश जो वर्किंग में रहते हैं उसके बराबर को उनको सैलरी दिया जाएगा, उनके बराबर का सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन उनके बराबर का उनको अधिकार नहीं दिया जाता है। ये आपको अनुच्छेद 128 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 129 में है दोस्त, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी कि उच्चतम न्यायालय जो है, हाई कोर्ट जो होती हैं, उनके अभिलेख के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। 130 में है उच्चतम न्यायालय का स्थान, यानी कि उच्चतम न्यायालय आपको कहाँ पे होना चाहिए। जैसे हर एक राज्य में जो है उच्चतम न्यायालय आपको देखने को मिलता है, तो ये उच्चतम न्यायालय का स्थान को बारे में जानने के लिए आपको अनुच्छेद 130 के बारे में जानना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से जितना आपको मेन इसमें दिया गया है, जैसे शॉर्ट में, जैसे 111 में आपको विधेयकों का अनुमति, 112 में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, 118 में आपको जो है प्रक्रिया किया नियम, तो बस आपको ऐसे याद करना है, बस समझना है। अनुच्छेद जो है 131 में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारता, यानी कि अनुच्छेद 131 में आपको उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का क्या क्या अधिकार होता है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद का जो अनुच्छेद है दोस्त, अनुच्छेद 137, तो अनुच्छेद 137 है आपको निर्णय एवं आदेशों का पूर्वावलोकन, यानी कि जो भी निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा या हाई कोर्ट के जज द्वारा, उनके बारे में फिर से विचार करना, उसी को पूर्वावलोकन कहते हैं, यानी कि अनुच्छेद 137 में आपको देखने को ये चीज मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 143 143, ये आप इसमें आपको देखने को मिलेगा उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जो आपको पता होना चाहिए, हमारे जो संविधान है आपको त्रिसंसदीय व्यवस्था में है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसके अलावा चौथा स्तंभ जो हमारे संविधान का है उच्चतम न्यायालय है। इस कंडीशन में यदि राज्यसभा या लोकसभा या राष्ट्रपति किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा है सही से काम, तो उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय जो है और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपको परामर्श दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को, जो ये काम इस तरह से होना चाहिए। ये आपको 143 में देखने को मिलता है। ये राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय का परामर्श माने या ना माने, ये उनके ये डिसीजन पे है, लेकिन अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशों को देने का परामर्श है आपको अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 144 में है आपको सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय का सहायता। जो उच्चतम न्यायालय होता है, सिविल न्यायालय और न्यायिक जो पदाधिकारी होते हैं वो आपको उच्चतम न्यायालय से नीचे होते हैं। सिविल कोर्ट जो है आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ये लोग जो है ये
कोर्ट सब आपको उच्चतम न्यायालय को यानी कि हाई कोर्ट को हेल्प कर सकते हैं। ये डाला गया है अनुच्छेद 144 के अंतर्गत। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 148 की तरफ। अनुच्छेद 148 में आपको भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में आपको जानने को मिलेगा। महालेखा परीक्षा यानी कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो है आपको नियंत्रण करने के लिए की जो विधि है आपको अनुच्छेद 148 में देखने को मिलेगा। 149 में है नियंत्रण महालेखा परीक्षकों का कर्तव्य। जो महालेखा परीक्षक होता है उसका क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, ये आपको अनुच्छेद 149 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 150 है संघ के राज का लेखन का प्रारूप। यदि संघ हम देश को बोलते हैं, उसके राज यानी कि जो राज्य होते हैं उसका लेखन का प्रारूप वो कैसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, इसके बारे में आपको अनुच्छेद 150 में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 153 के। अनुच्छेद 153 आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हमारे राज्य जो होते हैं उसमें आपको मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, जितना मुख्यमंत्री का हक होते हैं राज्य के प्रति, उससे ज़्यादा न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल का भी शक्तियाँ होती है। तो ये अनुच्छेद 153 में आपको राज्यों के लिए राज्यपाल के बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। यानी कि राज्य है तो उसमें राज्यपाल होंगे उसके न्यायिक व्यवस्था देखने के लिए। अनुच्छेद 154 में जो है राज्य के कार्यपालिका के शक्ति के बारे में है। जो राज्य के कार्यपालिका होते हैं उनको जो शक्ति दिया गया है कार्य करने की, इसके बारे में आपको अनुच्छेद 154 में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल का नियुक्ति है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनका एज इतना होना चाहिए, वो किसी संवैधानिक पद पे ना होना चाहिए, ये सारा जितने आप लोग पढ़े होंगे यही चीज़ है। और ये जो 153 अलग चीज़ है, राज्यों में राज्यपाल होना चाहिए इसके बारे में। 155 है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, है ना, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल के पदाधिविधि के बारे में बात किया जाता है। राज्यपाल के पद जो होते हैं उनके बारे में बात किया जाता है। अनुच्छेद आपको 156 में ये देखने को मिलेगा। ये सारा जो है अनुच्छेद इसमें दिया गया है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंस है, जो क्वेश्चन में आता है बार बार और या बार बार आने की संभावना है, वही दिया गया है। सारा अनुच्छेद इसमें नहीं दिया गया है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो अनुच्छेद दिया है इम्पोर्टेंस ही दिया हुआ है। इससे आगे देखते हैं अनुच्छेद 157, जो राज्यपाल नियुक्ति होने का अर्हताएं होती हैं, यानी कि क्या क्या आपके अंतर्गत ये होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, आप भारत के संवैधानिक पद पे नहीं होना चाहिए, आपका एज क्राइटेरिया ये होना चाहिए, है ना। ये आपके अनुच्छेद 157 में भी देखने को मिलेंगे। और 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्त है। 57 और 58 लगभग सेम ही है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल नियुक्ति के रिगार्डिंग ही इसमें शर्त दिया गया है। अनुच्छेद 159 में 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में दिया है। राज्यपाल का शपथ जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो है 163 में राज्यपाल के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जो एक मंत्रिपरिषद होते हैं हमारे राज्य में, वो आपको जब कोई विशेष करके कोई राज्य में दिक्कत होते हैं तो उस कंडीशन में आपको राज्यपाल को जो है वो सलाह दे सकते हैं। ये अनुच्छेद 163 में ये प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। मंत्रियों के बारे में आपको मंत्रियों के बारे में जानना है तो अनुच्छेद 164 को समझना पड़ेगा। मंत्रियों के उनके पावर के लिए, उनके शक्ति के लिए, उनके कार्यों के बारे में, इस सब के बारे में आपको अनुच्छेद 164 में 164 में आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 165 जो है राज्य के महाधिवक्ता,
राज्य के महाधिवक्ता के बारे में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो है 165, अनुच्छेद 165 वाले ये जो आप देख रहे हैं, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं, उसके न्यायाधीशों का नियुक्ति करने का इनके पास पावर होते हैं। अनुच्छेद 166 जो है राज्य सरकार का संरचना, राज्य सरकार का संरचना मतलब राज्य किस रूप से चलना चाहिए, किस सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये आपको अनुच्छेद 166 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद जो है 167 जो है, इसमें राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, जो राज्य से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है, मुख्यमंत्री का काम होता है आपको राज्यपाल को सही जानकारी देने का काम करते हैं, अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। अनुच्छेद 168 में जो है राज्य के विधानमंडल का गठन, राज्य का विधानमंडल के बारे जो गठन के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 170 जो है विधानसभाओं की संरचना, विधानसभा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे क्या उसका संरचना है, कैसा सुचारू रूप से चलना चाहिए, क्या नियमावली है, ये सब आपको अनुच्छेद 170 में देखने को मिलेगा विधानसभा के संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 जो होता है विधान परिषद की संरचना के बारे में देखने को मिलेगा। किस चीज़ के बारे में देखने को मिलेगा आपको? विधान परिषद। जो हमारे विधान परिषद है अभी के डेट में आपको बता दें 6 राज्य में ही है, और विधानसभा तो हमारे लगभग सभी राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो है कम ही राज्य में है, 6 राज्य में ही है।